हैं ये है आपका लेसन है विजयनगर साम्राज्य न 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का ये पीरियड है। और क्वेश्चन इससे कुछ रिलेटेड आता है यहाँ पर, तो आप आ जाएंगे कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इतनी बात इसमें आती है। आगे चलते हैं। ये कहा जाता है कि यह 1565 में इस पर आक्रमण होता है और ये पूरी तरीके से उजड़ जाता है। और कृष्णा तुंगभद्रा दोआब का क्षेत्र जो है ये विवाद का कारण रहता है किन दो साम्राज्यों के बीच में। विजयनगर साम्राज्य और दूसरा एक साम्राज्य रहता है बहमनी साम्राज्य, जो बाद में 3-4 खंडों में बढ़ जाता है और फिर जो है चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है। ये विजयनगर का ये किले की दीवार, पत्थर की दीवार का एक भाग इसमें दिया हुआ आपके बुक में। ठीक है, हालांकि यहाँ से कुछ पता नहीं चलता है, ये फोटो कहीं से भी इस तरह से लिया जा सकता है। अब इसमें आता है कि हम्पी की खोज, पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हम्पी की खोज। हम्पी की खोज में किसका योगदान रहता है, ये क्वेश्चन आता है। हम्पी की खोज में किसका योगदान है? एक अभियंता पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी पर हम्पी की खोज पर क्वेश्चन आता है। और कॉलिन मैकेंजी कौन था, विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण में उसका क्या योगदान था, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो ये कोई भी क्वेश्चन आएगा उत्तर लगभग एक ही रहेगा कि हम्पी के भग्नावशेषों मतलब खंडहर, हम्पी के भग्नावशेषों खंडहरों से 1800 के आसपास कॉलिन मैकेंजी ने डाटा इकट्ठा करता है और इस डाटा के आधार पर वह पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करता है। क्वेश्चन ये भी आता है एमसीक्यू में कि हम्पी का पहला मानचित्र कौन तैयार किया। ठीक है, और क्या इसमें आता है, ये इसने तैयार कैसे किया, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बस ये एक रिवीजन के तौर पे। ये उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर पहला और पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों की स्मृतियों के आधार पर, पहला हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी। इन दो मंदिरों के जो पुरोहित थे, जो बुजुर्ग पुरोहित थे, उनसे उसने पूरा उनके मेमोरी के आधार पे जो मौखिक उन लोगों ने बताया उसके आधार पे एक डाटा वो तैयार किया, जो डाटा जो है आगे महत्वपूर्ण होता है। एक और इसमें आप देख लीजिए, कालांतर में 1800 के बाद 1856 से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए। ठीक है, पहला 1800 में हो गया, दूसरा हो गया 1856 में जब ये मामला प्रकाश में आ गया कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, तो फिर जो दूसरे इससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ पे अपना संकलन का कार्य करते हैं। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने
हम्पी तथा इसके साथ साथ अन्य मंदिरों के दर्जनों अभिलेखों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और इस इतिहास के पुनर्निर्माण में यह एक प्रमुख स्रोत के तौर पे दूसरा हो जाएगा कि दूसरे जो विदेशी यात्री आए थे उनके वृतांत जो तेलुगु भाषा में, कन्नड़ में, तमिल में और संस्कृत ग्रंथों में लिखे गए हैं, उनसे मिलान करके। तो क्या आपको समझ में आया? कालीन मैकेंजी 1856 और उसके बाद जो है 1836 यहाँ के अभिलेखों, पहले तो मौखिक इतिहास, उसके बाद अभिलेखों, उसके बाद जो है दूसरे जो तमाम विदेशी यात्री आए थे और क्षेत्रीय भाषाओं में जो डॉक्यूमेंट जो इकट्ठा था उसको आधार बना करके हम्पी और विजयनगर का एक डाटा तैयार किया गया और इसी डाटे से पता चलता है कि यहाँ का इतिहास कैसा था, कैसा रहा। ये है कालीन मैकेंजी। अब मान लीजिए फोटो ही आ गया, अब तो कॉम्पिटेंसी बेस के नाम पर इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ये फोटो दे दिया गया तो आप कंफ्यूज होंगे कि कहीं ये 1857 का तो नहीं ना है, क्योंकि इस तरह के फोटो वहां भी मिलते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इनके अलावा दो अगल बगल और लोग हैं। हो सकता है आपको याद रहे, और यदि नहीं याद रहेगा तो आपको थोड़ा सा इधर उधर से सहारा लेना पड़ेगा। इनके साथ साथ कौन है? अब जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता तो नहीं है, लेकिन अब क्या करते हैं कि मैचिंग कर दिए और उसमें दे दिए इस तरीके से कि ये कालीन मैकेंजी है, उसके उनके साथ सहायक चित्रकार कौन है। ठीक है, 1825 ये लगभग 1825 का है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन था भी उनका चपरासी सिनाजी, और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक हैं एक जैन पंडित और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मया। अब ये आपको याद करना बड़ा कठिन होगा कि ये नाम, ये लक्ष्मण से इस तरीके का कुछ भी आएगा तो आप कर लीजिएगा अंदाजा लगा करके। बहुत सारी चीजों से अंदाजा भी लगाना है आपको कि आखिर ये मामला है क्या। ये आ गया आपका कालीन मैकेंजी कौन था। कालीन मैकेंजी 1815 में वो भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 तक वो भारत में इसी पद पर बना रहा। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? भारत के ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना, उनका डाटा तैयार करना, उस डाटा के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाने में या अछूत बनाने में अपना रणनीति बनाएगी, अपनी भूमिका को बनाएगी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, आपको आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कौन किया? जानते हैं आप इसको? मुझे लगता है जानते हैं आप, अच्छी तरह से जानते हैं। कौन किया? हैं? दो भाइयों ने। ये संगम ब्रदर्स है, हरिहर और बुक्का। 1836 यही ना? 1836 से ये शुरू होता है और समाप्त कब होता है? समाप्त कब होता है? चलो समाप्ति का पता लगाओ, कब समाप्त होता है? हैं? कब समाप्त हुआ? कैसे समाप्त हुआ? तालिकोटा युद्ध में कौन आक्रमण किया? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग ज्यादातर चीजें जान रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको आ जाए कि इनके समकालीन राजा कौन थे। ठीक है, और इनके विवाद का कारण क्या था। समकालीन राजा में हो गए दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक।
गजपति क्यों कहते हैं? उड़ीसा के जंगलों में हाथियां ज्यादा पाई जाती थी, इन हाथियों का उपयोग किया जाता था, इसीलिए जो है इन्हें गजपति कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक साम्राज्यमु, कर्नाटक साम्राज्य में ये संज्ञा दी जाती है। इतिहासकार जो है इस नाम से कर्नाटक साम्राज्य को जानते हैं। जो डॉक्यूमेंट है उसमें यही शब्द मिलता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत विशाल का मंदिरों का निर्माण यहाँ किया जाता है। थोड़ा छोटा हो जाओ भाई। ठीक है, ये आप देख लीजिए, हाथी और घोड़ा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम है। पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। और यदि यह इमेज ही आ जाए तो आप अंदाजा लगा लेंगे क्या ये क्या है? हैं? अंदाजा लगा लेंगे कि यह तंजावुर मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार का मतलब गोपुरम। ठीक है, नरपति कहा जाता था। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे अरब से घोड़े आयात करके व्यापारियों के माध्यम से, उनकी जो स्ट्रांग आर्मी थी उसमें घोड़ों की भूमिका ज्यादा थी, और जो हमारे अपने राजा थे वे किस पर चलते थे? हाथी पे चलते थे। ठीक है, चले आते हैं शासक और व्यापारी पर आ जाते हैं। शासक और व्यापारी, इस दौर के जितने भी सुल्तान हैं, चाहे वह बहमनी के हैं या विजयनगर के शासक हैं, उनकी एक कोशिश ये रहती थी कि अरब के व्यापारियों और अरब के व्यापार पर उनका नियंत्रण हो। जब उत्तर भारत में ये पता ही नहीं था कि इस तरीके का व्यापार कुछ हो रहा है, या पता रहा होगा तो उनको इतनी ज्यादा जो है उनका अप्रोच नहीं बन पाया होगा। जो भारत का ये कोस्टल एरिया बनता है, दक्षिण भारत का एक कोस्टल एरिया जो बनता है, इस कोस्टल एरिया के सहारे जो है अरब के व्यापारी जहाजों से आते हैं और भारत के अंदरूनी हिस्से से तमाम तरह के मसालों के साथ साथ अन्य सारी चीजों का व्यापार करते हैं। बड़े पैमाने पर सोने चांदी की मुद्राएं देके जाते हैं। भारत के समृद्धि का एक बड़ा कारण रहा, और इन साम्राज्यों के समृद्धि का बड़ा कारण ये रहा कि इन व्यापारिक गतिविधियों पर ये हमेशा कंट्रोल करना चाहते रहे ये सारे शासक, चाहे वह बहमनी साम्राज्य के रहे, चाहे वह विजयनगर साम्राज्य के रहे। तो व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहते हैं कुदुरई। लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, या चेट्टी। प्रायः घोड़ों के व्यापारियों को यह नाम दिया जाता रहा है। कई बार ये आया हुआ है कि कुदुरई किसे कहते हैं, चेट्टी किसे कहते हैं, और ये 1498 से यह ज्यादा उभर करके सामने आए, इनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी। इसलिए क्या था मामला यहाँ पे? विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के साम्राज्य की समृद्धि का कारण एक तरफा व्यापारिक हित, जिसे कहते हैं व्यापार अधिशेष। सुने होंगे इकोनॉमिक्स में, व्यापार अधिशेष। जब व्यापार का मैक्सिमम लाभ एक पक्ष को मिलता हो तो इसको कहते हैं व्यापारिक अधिशेष। मुझे लगता है आपको मालूम होगा। तो ये रहा मसालों, वस्त्रों, रत्नों, और ये पूरा जो है पूरा यूरोप और अरब इसके लिए लालायित है। किसके लिए? मसालों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए, रेशम वस्त्रों के लिए और रत्नों के लिए। ठीक है,
हाँ हाँ चलिए ठीक है, एक आ जाइए इसमें। ये हमने जो शुरू किया था बहुत बातें इसमें नहीं हो पाई। किस इस स्थापना किसकी होती है, कैसे कैसे वंशों की स्थापना होती है। पहला वंश क्या है, हरिहर और बुक्का द्वारा। पहले हरिहर होता है, हरिहर के बाद इसका जो भाई रहता है बुक्का। दूसरा वंश क्या स्थापित होता है, सुलु वंश। ये भी कभी क्रम में पूछ दिया जाएगा। सुलु वंश हो गया, अगला क्या हो गया, अगला तुलु वंश हो गया। किस वंश का था कृष्णदेव राय, आराविडु वंश, ठीक ना। एक अंतिम वंश जो आता है आराविडु वंश आता है। ये 4 वंशों का कालक्रम निर्धारण पूछ सकता है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि इनका क्रम बनाइए, तो आप क्रम जो है संगम स पहले पहले इस तरीके या जैसे भी आपको याद हो ही जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। और इसमें जो प्रमुख एक शासक रहता है जिसका हिंदुस्तान और दुनिया में बड़ा नाम रहा, उस व्यक्ति का नाम क्या रहा, उस व्यक्ति का नाम रहा कृष्णदेव राय। अपने शासन काल में कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखा, अमुक्तमाल्य। किस भाषा में लिखा, तेलुगु भाषा में लिखा, ठीक है। और कृष्णदेव राय उस दौर में ही बंदरगाहों की भूमिका के बारे में परिचित हो गया था। उसे मालूम था कि हमारा देश जो है, हमारे देश का जो एक प्रमुख हिस्सा जो है वो बंदरगाहों की बड़ी भूमिका है, ठीक है। राजा को अपने बंदरगाह वाणिज्य और अन्य गतिविधियों के लिए सुधारना चाहिए। इसीलिए आज देख रहे होंगे भारत में एक बड़ा, हम लोगों को खैर बहुत सारे लोगों को, जो आम आदमी उसको पता नहीं चल पाता है, बंदरगाहों को लीज पर लेना गवर्नमेंट से एक नया हो गया है कि देश, किसी देश को कब्जा करना है तो उस देश के बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, फिर आप जैसे चाहे वैसे व्यापार करते रहें। बहुत हम डिटेल में आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे। तो ये रहा घोड़ों, व्यापारियों, रत्नों, चंदन की लकड़ी, मोती, रत्न इत्यादि ये निर्यात किए जाते रहे, ठीक है। चलें इधर आते हैं। कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद ये रहा, थोड़ा और पहले चलते हैं। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन हमने स्थापित कर दिया 3 वंशों का। 4 वंशों की स्थापना हो गई, संगम से शुरुआत होता है। और ये जो तुलु वंश है, तुलु वंश का जो शासक है कृष्णदेव राय, इसमें नाम कहीं आगे दिया होगा। और एक चीज और ये जानेंगे कि जितने भी वंशों का विनाश है, तख्ता पलट है, वो सेनापतियों के द्वारा है। जैसे हमारे बगल के देश पाकिस्तान में होता है, तख्ता पलट होता है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है। तो 1485 तक ये नियंत्रण रहा संगम का। सुलु ने जो सैनिक कमांडर था वो उखाड़ फेंका। 1503 तक सत्ता में रहते हैं, फिर तुलु ने उनको उखाड़ फेंका। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है कि सबसे समृद्ध शासनकाल रहा। विजयनगर के जन्म के साथ बहमनी का जो संघर्ष है वो रायचूर के दोआब है। कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो इलाका है, आ जाओ भाई, बीच का इलाका है, उसे रायचूर दोआब कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया, पहले किसको कब्जा कर लिया, कृष्णदेव राय ने पूरे विजयनगर साम्राज्य में पहला शासक है कृष्णदेव राय, जो पूरे रायचूर दोआब को कब्जा कर लिया, पूरे हिस्से को। और सिर्फ उतना ही नहीं, उड़ीसा के शासकों का भी दमन किया। 1514 लिख लीजिए। बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह पराजित किया 1520 में। अब ये आ जाएगा आपको सीरियल क्रम लगाने के लिए। रायचूर पर द्वार का पहले किया 1512 में, फिर क्या उड़ीसा के शासकों का दमन किया, और फिर अंत में 1520 में। अब हमको सिर्फ यहाँ पे ये भी टेक्निक सीखनी है कि किस तरीके से पैटर्न बनता है, कहाँ से एमसीक्यू आता है, ठीक है। कहाँ तक सही है,
और कृष्णदेवराय का योगदान क्या रहा? कृष्णदेवराय का दूसरा योगदान रहा अतुलनीय शांति। शांति के लिए क्या चाहिए? युद्ध। शांति के लिए क्या चाहिए? युद्ध। युद्ध हो गया तो फिर शांति पैदा हो जाएगी। दक्षिण भारत के मंदिरों के भव्य गोपुरम का निर्माण कृष्णदेवराय के समय में ये श्रेय कृष्णदेवराय को जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना कृष्णदेवराय, अब इसमें कई आ जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया, किस वजह से किया? अपने मां के नाम पे किया। ठीक है, यहाँ तक सही है? अरे हाँ ना, कुछ बोलेंगे आप लोग? कृष्णदेवराय के मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता में तनाव पैदा होता है। तमाम जो नायकों, अमर नायकों, सेनापतियों इत्यादि आपस में इन्हें संघर्ष पैदा होता है। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविडू के हाथों में चला गया। 1542 के बाद अराविडू वंश के हाथ में चला गया। यह भी एक कमजोर वंश साबित हुआ, क्योंकि इसका जो मंत्री था राम राय, वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ था और उसके ज्यादा कूटनीति के कारण भी इसका विनाश हुआ। दूसरे को वो उलझाने में इतना बिजी हो गया कि अपने घर में जो समस्याएं थी वो समझ ही नहीं पाया। बस सहमत है इससे? अब इसके विनाश का जो दिन आ जाता है 1565। विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में रहती है राक्षसी तांगड़ी। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं इस युद्ध में? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। बहुत बार ये आया है आपके कंपटीशंस में, बहुत बार आता है। कारण क्या है? इसके दो साथी, एक इसमें और है, इसमें एक है गुलबर्गा, एक इसमें और है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। एक शामिल नहीं हुआ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या है। एक जो ये बहमनी साम्राज्य 4 खंडों में विभाजित होता है, एक उसमें शामिल नहीं होता है। शामिल कौन है ये क्लियर रखिए अपने दिमाग में, शामिल कौन है क्लियर रखिए। और इनकी संयुक्त सेनाओं ने क्या किया? विजयनगर का समूल विनाश। राक्षसी तांगड़ी, मुझे तो लगता है कि ये नाम भी इसी वजह से ये पड़ा होगा, राक्षसों की तरह से तांडव करने के नाम पर। और फिर इसमें होता क्या है कि अराविडू राजवंश ने पेनुकोंडा से बाद में पहले वो स्थान थे, वहां से विजयनगर जब विध्वंस हो जाता है तो वहां से अपने को स्थानांतरित कर लेते हैं पेनुकोंडा में, बाद में चंद्रगिरी, जिसे तिरुपति के समीप माना जाता है। तो ये रहा, ठीक है। विजयनगर की स्थापना हो गई, विजयनगर का विनाश हो गया। किसके काल में विनाश हुआ? बोलो भाई, हैं? ये भाई देख लो, ये मैप वगैरह आप लोग जो है कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। देखो ये क्विलोन है, कोचीन है, कालीकट है, कन्नौर, मंगलोर, बसरूर। ये आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, आप देख लो, ये आपका चिदम्बरम, जिंजी, कांचीपुरम, चंद्रगिरी और आज भाई नीचे आपका कृष्णा। हालांकि ऐसे आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। ये तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है और ये है कृष्णा नदी, और ये बीच का इलाका यही दोआब, रायचूर दोआब कहलाता है। ठीक है? हाँ ना, थोड़ा बोलते रहना जिससे हमको लगेगा कि तुम लोग हो यहीं पर, हम अकेले नहीं हैं।
हम अकेले यहाँ क्लास में नहीं है, आप लोग भी। एक क्वेश्चन, विजयनगर के बहमनी के साम्राज्य में उत्तराधिकार की एक लड़ाई चली थी दो राजकुमारों में, तो उसमें कृष्णदेव राय ने जाकर के समझौता कराया था, तो ये उपाधि उसे मिली थी यवन राज स्थापनाचार्य। क्वेश्चन आ जाए कि यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसे दी गई, क्यों दी गई, तो क्या इसमें है, क्या उत्तर है, बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। क्या हो गया भाई, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? सुल्तानों के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि लिया। इसी प्रकार दूसरा भी हुआ था। हाँ सही है, इन्होंने उनका केस सुलझाया और उन्होंने इनकी केस सुलझाया। बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय के बाद यहाँ की समस्या को, विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। ठीक है, हाँ आगे चले। दिख रहा है, इसमें आ रहा है राय और नायक, नायक और खलनायक। नायक कब खलनायक में तब्दील हो जाए इसका भरोसा नहीं, ये है भरोसा। नायक कब खलनायक में तब्दील हो जाए इसका भरोसा है, बोलो भाई, हैं? नायक कब खलनायक हो जाए इसका भरोसा नहीं है। जैसे है किसी फिल्म का गाना ना, है? क्या गाना है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। क्या हो गया भाई, ये कुछ बीमार हो गया क्या, ये बीमार हो गया क्या ये? क्या गाएंगे भाई, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और नायक कब खलनायक, ये अमर नायक प्रणाली, नायक और अमर नायक दोनों में अंतर है। क्वेश्चन ये आया है 8 मार्च में, विजय नायक तथा अमर नायक कौन थे, अमर नायक प्रणाली क्या थी, विजयनगर के उत्थान तथा पतन में ये कहां तक जिम्मेदार है। 8 मार्च में आया है। यह प्रणाली पूरी तरीके से विजयनगर की ये खोज थी, विजयनगर साम्राज्य की यह खोज थी। हालांकि यह सल्तनत से मिलती जुलती है, सल्तनत से मिलती जुलती है। नायक जो है राय प्रधानमंत्री होता था, राय प्रधानमंत्री होता था। नायक सैन्य प्रमुख को नायक कहते हैं और अमर नायक सैनिक कमांडर जो होते थे। ठीक है, अब जैसे इसमें आ सकता है कि इनका प्रमुख काम क्या था, नायक का सेना प्रमुख होते थे जो किलों पर नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील होते थे। ये सारी चीजें जो है आप इसमें देखते जाएंगे। ठीक है, आमतौर पर ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये भी आ सकता था कि आ सकता है कौन सी भाषा पर इनका वर्चस्व था। अमर नायक प्रणाली, अब क्वेश्चन आता है अमर नायक प्रणाली क्या थी। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी जो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से मिलती है। एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। एकता का मतलब होता है, एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। अमर नायक कौन थे? ये सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता था। इनको एक राज्य क्षेत्र दे दिया जाता था। वे किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व इकट्ठा करते थे, कर इकट्ठा करते थे, उस इलाके की व्यापारिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण हासिल करते थे और इसके साथ साथ जो है सेना का निर्माण करते थे और युद्ध के समय में इनकी सेना जो है केंद्रीय सेना के साथ मिलकर के जो है केंद्रीय सेना के मिलकर के साथ युद्ध अभियानों में भाग लेती थी। ठीक है, उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया। राजस्व का कुछ हिस्सा ये मंदिरों, सिंचाई के साधन, रख रखाव इत्यादि के लिए उपयोग करते थे। होता क्या था जनरली जो एकता प्रणाली में क्या था,
एकता प्रणाली के अमरनायक प्रणाली में एक इलाका उनको दे दिया गया। इस इलाके का पूरा जो है सिविल कंट्रोल से लेकर के फौजदारी से लेकर के सारे न्याय प्रणाली से लेकर के और किले की सुरक्षा से लेकर के सेना निर्माण से लेकर के इस इलाके का पूरा कंट्रोल नियंत्रण इन्हीं अमरनायकों के पास रहता था। व्यापारिक नियंत्रण के साथ साथ सेना के निर्माण के साथ साथ कर वसूलने के साथ साथ जितने भी इस इलाके की गतिविधियां हैं सब उनके नियंत्रण में आती थी। और एक लगान और व्यापारिक गतिविधियों से आय का बड़ा हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे और कुछ हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा करते थे। साल में एक बार वो भेंट राजा को भी देते थे। ठीक है, वर्ष में अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और इसी दिन अपनी स्वामी भक्ति भी प्रकट करते थे। और जो अमरनायक उस दिन भेंट उपस्थित नहीं करता था, मान लिया जाता था कि वह विद्रोही हो गया है। फिर जो राय है अपनी सेना लेकर के उसको जो है उस विद्रोह को दबाने में उसे समाप्त करने में अपनी कोशिश करें। राजधानी और उसके परिप्रेक्ष्य, स्थापत्य शैली इत्यादि हम जानेंगे। हालांकि यहाँ से बहुत कुछ पता लगाना कठिन है, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं इस मैप से। कुछ इस तरीके का उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ जाता है तो मान के चलेंगे कि वेस्टर्न पार्ट में आपका हम्पी है। क्या मान के चलेंगे? एक मोटा मोटा अंदाजा आइडिया लेके चलेंगे कि वेस्टर्न पार्ट में हम्पी है और पवित्र केंद्र का मतलब ये मंदिर इत्यादि का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, केंद्रीय भाग हो गया यहाँ पे। दूसरा हो गया यहाँ पे शाही इलाका, यहाँ पे राज परिवार और अन्य सारे लोग रहते हैं, वो इलाका शाही इलाका हो गया। विशाल फैला हुआ शहर। अब क्वेश्चन आता है किसने विजयनगर का विस्तृत विवरण दिया है? कौन था ये? डोमिंगो पेस कहाँ का था? डोमिंगो पेस कहाँ का था? चलो तुम लोग मूक दर्शक बने रहो, तुम लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहो। एक था राजा है, चिड़िया उड़, मैना उड़, हाथी उड़ है, बस तुम लोग खाली मूक दर्शक बने रहो। ठीक है, चलो डोमिंगो पेस ने पूरा विवरण विस्तृत दिया है कि मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। रोम तो जानते ही होंगे, नाम सुने होंगे रोम का। राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बागीचा और अन्य सारी चीजें। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने एक दूसरा काम किया जलाशय के विषय में। कृष्णदेव राय के समय में बनवाए गए जलाशय का विवरण देता है। कौन विवरण देता है? कौन देता है? जलाशय का कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय का विस्तृत विवरण डोमिंगो पेस देता है। तमाम सारी ये बातें 15 वो कहता है कि पहाड़ियों की मेखलाओं को मैनेज करके, पहाड़ियों को मुख विवर मेखलाओं को काट करके अरेंज करके और सारा जल जो है इकट्ठा होता था। इसके अलावा 9 मील 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों से आता था जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से को जाता था। एक बड़ी समस्या दक्षिण भारत की पानी की रही है और वह समस्या आज भी बनी हुई है। मुझे लगता है आप जानते हो, बहुत देर तक वहाँ के बारिश कम होती है और सारा जो फसल है वह पानी पर आश्रित है। इसीलिए वहाँ पे काटन और इस तरीके की फसलें ज़्यादा उगाई जाती रही ताकि वहाँ पे कम से कम पानी का उपयोग करना पड़े। ठीक है, तो ये विवाद, और यह आज़ादी के बाद भी मुझे लगता है 1990-95 तक ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा है, पानी का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, किले बंद तथा सड़कें, ये 8 मार्च में आया है क्वेश्चन। ये किले बंद तथा सड़कें अब आएगा, इसका विस्तृत विवरण कौन दिया है? अब्दुल रज्जाक। कहाँ है अब्दुल रज्जाक?
अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ये फारस का। 15वीं शताब्दी में फारस कालीकट भेजा गया और अब्दुल रज्जाक ने, वो जब आता है विजयनगर तो यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित होता है और दुनिया के किसी देश में इस तरह की किलेबंदी नहीं की गई है कि राजधानी को 7 पहाड़ियों से 7 दीवारों से किलेबंद किया गया है। 7 द्वार महाभारत में मिलता है, मिलता है, सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है। विशाल संरचना, विशाल राजगिरी संरचना, थोड़ी सी सुंडाकार थी। गारे और जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का कहीं निर्माण नहीं किया गया आज तक, इसलिए यहाँ पत्थर के टुकड़े लगाए गए हैं वो फनाकार है। फानाकार, फानाकार का मतलब एक दूसरे में ऐसे जो है उन्हें फंसाया जा सके, लगाया जा सके। कल ये बात हुई थी ना, तुम लोग थे ना? ईसा मसीह के 12 शिष्य थे। 12 में 11 शिष्यों का नाम कोई नहीं जानता है। कोई जानता है? 12वें का भी नाम कम लोग जानते होंगे। जो लोग थोड़े अलर्ट होंगे या इतिहास के टीचर ने बता दिया होगा तो जानते होंगे। 12वें शिष्य को लोग जानते हैं, उसका नाम था जुदास। कोई मछली मारने वाला था, कोई नाई था, कोई किसान था, ऐसे ही तो उनको शिष्य मिले थे 12 शिष्य। लेकिन ये है कि उनको उन्होंने अपने मैग्नेटिक पावर या इनलाइटेड पावर एनर्जी से उनको उन्होंने चार्ज किया या उनको उनके माइंड को इनलाइट किया। तो जो 12वां नंबर का नंबर, वो नंबरिंग नहीं की गई थी, लेकिन एक शिष्य था उसका नाम था जुदास। उसको सब लोग जानते हैं क्योंकि वही थोड़ा कुछ पैसा ले करके ईसा मसीह को पकड़वाया था सूली के लिए। तो बहुत से हैं, तो अब 7 साल आपको पढ़ाया जाए और पत्थर न मारे, सब नहीं सही, कोई न कोई तो होना ही चाहिए भाई, है? तो है, कोई बात नहीं, सर्व स्वीकृत है और यह तो स्वाभाविक है? लेकिन देखो ऐसा है ना कि जैसे आलोचना करने के लिए आपको कम से कम उनके लेवल में आना पड़ेगा। जैसे हमारी आलोचना करनी है हमारे कंटेंट की, हमारे इंटेलेक्चुअलिटी की, तो कम से कम तो इतना आना पड़ेगा ना। हमारी आलोचना हमसे ऊपर का व्यक्ति कर सकता है, नीचे का भी कर सकता है, कोई भाई ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो कर सकता है। लेकिन ये है कि अब जो इतिहास नहीं पढ़ा है वो इतिहास के विषय में क्या आलोचना करेगा? जैसे आप तो ले लिए 11th में मैथ ले लिए, साइंस ले लिए, फिजिक्स ले लिए, आप जीवन भर इतिहास पढ़े नहीं और आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतिहास के अज्ञाता बने घूम रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके, और फिर वही किसी पद पे चले जाएंगे, कहेंगे मुझे इतिहास पढ़ाया नहीं गया। अरे भैया पढ़े कब तुम? DU में पढ़ो, JNU में पढ़ो, ऑक्सफोर्ड में जाओ पढ़ो, तब ना पढ़ लो, पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ लो तो पता चलेगा कि इतिहास है क्या। और शिकायत करते रहो हमको इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इतिहास कौन तुम्हें अलग से पढ़ाएगा, ट्यूशन देगा भैया? तुम तो दूसरे विषयों में इन्वॉल्व हो। तो इसलिए इतिहास है। और दूसरी चीज है कि इतिहास में पीछे लौट करके घटनाओं को सुधारा नहीं जा सकता है। आप लौट करके क्लास 6 या 11th या जूनियर क्लास की मार्कशीट को सुधार नहीं सकते। जो आप बाउंड्री लांघते समय पैर टूट गया था आपका, अब उस घटना को आप बदल नहीं सकते। ये इतिहास है और वर्तमान से इतिहास की घटनाओं को बदलने का प्रयास हो रहा है। ये सब खैर ये सब राजनीति की बातें चलता रहेगा। हम लोग आते हैं, आज कुछ स्लो कर दिया क्या हमने, टॉपिक बहुत सारी रह गई। ये हो गया आपका है, ये हो गया। इनके टुकड़े फनाकार हैं, अंदर इनका गारा मिट्टी इत्यादि भरा गया है और वर्गाकार आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए हैं। ठीक है, चलते थोड़ा तेज कर देते हैं। और पहली इन किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब्दुल रज्जाक कहता है पहली, दूसरी, तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बागीचे, आवास मिले हैं।
पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी जुते हुए खेत बागीचे आवास मिले। किस लिए ये कि यदि इस राजधानी की घेराबंदी कर दी जाए, पहला काम होता था दुश्मन का कि वह चारों तरफ राजधानी की घेराबंदी कर दे, इनकी खाद्य सप्लाई को काटे, भोजन पहले बंद करना पड़ेगा ना। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, भैया मेरा भोजन आप बंद कर दोगे, मैंने ऐसी टेक्निक बनाई है कि ये हमें भोजन मिलता रहेगा। आप यदि सप्लाई काट देंगे तो भी। पहली परी से पेश भी अब्दुल रज्जाक के साथ पेश भी बात करता है। चलिए, ये इनका एक नया तरीका था। धार्मिक क्षेत्र केंद्र नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले गए। इस क्षेत्र की व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई जाता था। तुंगभद्रा से जल लाया जाता था, तुंगभद्रा नदी से जल लाया जाता था। ये बात आपको बताई जा रही है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत जो इसमें आपको समझना है? इस इंडो इस्लामिक शैली हम इसमें आगे चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका पार्ट है। इनके दक्षिण, जिसे हम सेकुलर कहते हैं, धर्म निरपेक्ष, मतलब इसमें सब लोग समाहित हों। हम ये नहीं कहने हम अब यहाँ यहूदियों को नहीं रहने देंगे, नहीं हम यहाँ पे इनको नहीं रहने देंगे, हैं? ये नहीं, शहरी केंद्र पे बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। शहरी केंद्र उत्तरी पूर्वी कोना शामिल है, ठीक है। और मैं परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है। उनका सुझाव है कि यहाँ अमीर रहते होंगे, मुस्लिम रिहायशी इलाका यहाँ रहा होगा, मकबरे मस्जिद रही होंगी, और यह स्थापत्य कला की तो खैर खासियत है इनकी। यह एक डोमिंगो पेस विवरण दे रहा है। और आश्चर्यजनक ये है कि देखिए इस पीरियड में तीसरा पुर्तगाली भी है, एक तीसरा व्यक्ति भी है, बारबोसा, यह भी वर्णन करता है। कितने लोग हो गए? चलिए संख्या आप गिनते रहिए, ये देख लीजिए। यह है आपका क्या है ये चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि से आपको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। राजकीय केंद्र कहाँ स्थित है? राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, ठीक है। देवी देवताओं का प्रतिष्ठान इत्यादि। विजयनगर एक भवन, एक महल। महानवमी डिब्बा बहुत बार आया है। इट वेरी इजी क्वेश्चन और अनेकों बार आया है। महानवमी डिब्बा एक राजा का भवन नामक संरचना, ठीक है। और इन्हें सामान्यतः सभा मंडप या महानवमी डिब्बा कहा जाता है। ये ऊंची दीवारों पर से एक ऊंचा मंडप की तरह है। दूसरी मंजिल लकड़ी के स्तंभों से छेद बने हुए हैं, इसमें दूसरी मंजिल हो सकता है, तीसरी मंजिल भी हो, ठीक है। ये क्या है? छोटी छोटी चीजें हैं, देख लीजिए कि 11,000 वर्ग फीट लगभग इनका आधार से 40 फीट की ऊंचाई। 40 फीट का मतलब हो गया करीब करीब ये आज की बिल्डिंग का 4 तल्ला है। 40 फीट की ऊंचाई मतलब 4 तल्ला। तो राजा को दूर से देखना, सबको देखना है, थोड़ी ऊंचाई पे रहना पड़ेगा, ठीक है। ये रामनवमी डिब्बा एक आयोजन किया जाता था, यही ना, राजा एक आयोजन करता था सितंबर अक्टूबर के महीने में, जो हिंदू दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा इत्यादि का जो त्योहार है इसी के दिन करता है। सारे जितने नायक अमर नायक हैं सब इकट्ठे होते हैं और तमाम तरह के खेल और अन्य सारी चीजों का आयोजन किया जाता है। राजा की अधीनस्थता ये लोग प्रकट करते हैं कि हम आपके अधीन हैं। इस दौर में अश्व पूजा देखो तमाम दिया हुआ है।
मूर्ति अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अस्त्र की पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि है। बलि का मतलब खाते भी रहे होंगे। नृत्य, कुश्ती प्रतियोगिता, साज लगे घोड़ों, हाथियों, रथों इत्यादि की शोभा यात्रा, अमर नायकों, अधीनस्थ राजाओं द्वारा उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट अधीनस्थता प्रकट करते थे। हैं? आज भी वहाँ पर दक्षिण भारत में ये बैलों का और भैंसों का वो किया जाता है ना, दौड़ वगैरह होती है। क्या बोलते हैं? महानवमी डिब्बा हो गया क्लियर। महानवमी डिब्बा क्या है? यह कोई डिब्बा नहीं था, यह एक उत्सव था अंकित। यह उत्सव था, एक आयोजन था। ठीक है, आगे चले। ये देख लो भाई, इन मंदिरों को गौर से देख लो। कमल महल की एक तस्वीर, ये है मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता जुलता है। ये हाथियों का अस्तबल है, हाथियों का अस्तबल। ठीक है, ये हो गया गुंबद, ये हो गया गुंबद। और यह जो शैली है दरवाजा बनाने की, यह इस्लामिक वास्तुकला है। यह इस्लामिक वास्तुकला है। और इसमें हालांकि कोई मीनार तो नहीं है, लेकिन यदि इसको मीनार माने तो मीनार लीजिए। और इस तरह के गुंबद बनाने की शैली जो है, ये अर्ध गुंबद बनाने की शैली इनके पीरियड में चलती है, जो काफी प्रचलित रहती है। ये सिक्के, ये जो देख लेना भाई आप लोग, ये आ गया आपका मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों से। यह मेहराब क्या है? यह है जो संरचना है दरवाजे पर, यह जो संरचना है दरवाजे की, यह ऊपर बनाने की जो टेक्निक है, यह इस्लामिक है। आप ही देखेंगे आज भी जो मुस्लिम भाइयों की मस्जिदें हैं, ये इस्लामिक है। ये एक है हिंदू और इस्लामिक लोगों का मिला करके। राजधानी का चयन कर लेंगे। राजधानी का चयन क्या क्या कारण है राजधानी के चयन का? राजधानी के चयन का कारण बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहाँ पे, किस नदी किनारे किया गया है? तो भद्रा नदी के तट पे स्थित है। पहला माना जाता है कि यह बाली और सुग्रीव का इलाका था, पहला। दूसरा माना जाता है कि इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो जिन्हें शिव कहा जाता है, उनकी पत्नी पंपा देवी, उन्होंने विवाह के लिए यहाँ तप किया था। ठीक है, और भी कुछ है? और दूसरा एक इम्पोर्टेंट दूसरा है, इन्हीं इलाकों में इनसे पहले पल्लव, भागो भैया, पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल वंशों का शासन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा कि पहले से वहां राजधानी थी, वहां सुरक्षा इत्यादि का प्रबंध और सारी टेक्नोलॉजी पहले से। अब एक धार्मिक कारण हो गया, दूसरा यदि आ जाता है राजधानी चयन के लिए क्या प्रमुख कारण रहे? पहला धार्मिक, दूसरा राजनीतिक। और इन्हें जो ये पल्लव शासकों, दक्षिण भारत के मंदिरों, आज जो मंदिर हैं, भव्यता भले किसी ने दिया हो, लेकिन टोटल मंदिर निर्माण की जो है तकनीक है और जो उनका स्ट्रक्चर है, पूरा निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आ रहा है, इसमें दिख रहा है। आगे चले, समाप्त हो गया कि अभी है कुछ इसमें? गोपुरम मंडप देख लेंगे, ये इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। अरे वो वर्क करते हैं अभी इसमें। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इत्यादि हो गया, ये प्रयोग हो गया। दूसरा विठल मंदिर इत्यादि। इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं देख रहा हूँ, यदि लास्ट में कहीं है तो, नहीं तो मैं उसे देखता हूँ। मंदिरों का निर्माण, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन है कि इनकी स्थापत्य कला बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड, बहुत बार आया हुआ है। क्या पहला इसे क्या बोलते हैं? इंडो इस्लामिक। क्या नाम देते हैं? इंडो इस्लामिक। इंडो
इंडो का हिंदू हो गया तो यहाँ पे गुंबद है, अर्ध गुंबद है, कलश है इत्यादि। इस्लामिक में मीनारे हैं, मीनारे हैं। और क्या है, और क्या है, मेहराब। और हिंदुओं के तमाम यहाँ रथ शैली है, रथ शैली है और अन्य सारी चीजों का इसमें प्रयास किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। अभी और है क्या भाई, हैं? चलो ये बाजार वगैरह देख लेना आप, ये पतन सारे सब क्या देख लो पतन तुम लोग है, पतन देख लेना है। हो गया, विजयनगर ओवर करते हैं। धन्यवाद। साम्राज्य की राजधानी। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों को।